आज का वीडियो होने वाला है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट, जो कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर या फिर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है। ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाह रहा है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फार्मा से रिलेटेड एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहा है, तो एचएपी से जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट का नाम है सेल। सेल से रिलेटेड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सेल से रिलेटेड है उसकी बात करेंगे कि सेल से कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे बनेंगे, वो सारा का सारा इस वीडियो में है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास है, एनाटॉमी इज बेस्ट डिफाइन एज द स्टडी। यानी कहने का मतलब ये है कि एनाटॉमी जो है वो किस हिसाब से बेस डिजाइन किया गया है, कि इस एनाटॉमी में किसकी स्टडी की जाती है, किसका अध्ययन किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है। तो पहला ऑप्शन है फंक्शन ऑफ बॉडी, दूसरा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, डिसीज ऑफ द बॉडी। तो कहने का मतलब कि एनाटॉमी के अंदर जो आप स्टडी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट, यानी आप एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हमारे जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसको आप पढ़ते हैं प्रॉपरली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट, ये याद रखना है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि एनाटॉमी डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो एनाटॉमी होती है उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ द बॉडी, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स, दैट मीन्स फिजियोलॉजी नॉट एनाटॉमी स्टडीज फंक्शन। यानी जो फिजियोलॉजी है वो एनाटॉमी का पार्ट नहीं है, वो क्या है, एनाटॉमी का पार्ट नहीं है, नॉट एनाटॉमी स्टडीज इन फंक्शन। इसमें मतलब आप फिजियोलॉजी की अध्ययन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एनाटॉमी की अध्ययन कर सकते हैं। एनाटॉमी के अध्ययन में होता ही है कि किसी भी पार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ये होता है। सेकंड क्वेश्चन है फिजियोलॉजी मेनली फोकस्ड ऑन, यानी कहने का मतलब ये है कि जो फिजियोलॉजी है वो किसके अकॉर्डिंग फोकस किया जाता है। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, बॉडी पोस्चर। तो जो फिजियोलॉजी मेनली जो फोकस की जाती है किसके ऊपर की जाती है, सेकेंड नंबर पे। यानी आप उसमें स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एनाटॉमी मीन्स आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किसी भी चीज ऑर्गेनाइजेशन का क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लेकिन फिजियोलॉजी में क्या होता है कि फंक्शन पढ़ेंगे, ऑर्गन एंड सिस्टम के क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ऑर्गन और सिस्टम के, ये पढ़ना होता है। तो करेक्ट आंसर बी नंबर वाला होगा। देखिए, फिजियोलॉजी एक्सप्लेन हाउ द बॉडी पार्ट ऑफ वर्क, यानी कहने का मतलब यह है, फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो बॉडी है कैसे वर्क कर रही है, यानी किस तरह से वर्क करती है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। सच एज हाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और हाउ द हार्ट पंप ब्लड। कहने का मतलब ये है कि जो मसल्स होती है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और हमारा जो हार्ट होता है उसमें ब्लड पंपिंग कैसे प्रोसेस होती है, वो सब देखते हैं किसमें, फिजियोलॉजी में। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। कहने का मतलब ये है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी करेक्ट लेवल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनने का, यानी कोई भी ऑर्गन सिस्टम बनता है तो उसका लेवल क्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। कई सेल से टिश्यू बनता है और कई टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है और कई ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है और कई सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बिकॉज सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। सेल किससे कंबाइन होता है, टिश्यू से, एंड टिश्यू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम फ्रॉम टुगेदर मेक एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर दैट, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं।
चौथा क्वेश्चन है कि हीमोस्टैटिक्स रिफर टू, यानी जो होम्योस्टैटिक्स होता है वो किसको रिफर करता है? बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को करता है, या फिर कंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी को करता है, कि ग्रोथ ऑफ टिश्यूज को करता है, कि रेगुलेट ऑफ बॉडी मूवमेंट किसको करता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कॉन्स्टेंस इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। जो होम्योस्टैटिक्स होते हैं, जो होम्योस्टेसिस होते हैं, वो क्या करते हैं? कंटेंट्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, या फिर उसको स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। लाइक दैट कॉन्स्टेंट्स इंटरनल मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर, पीएच, ब्लड और ग्लूकोज लेवल जो हमारे बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सो रहा है, विच सिस्टम प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस। कहने का मतलब ये है कि कौन सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, किसके लिए? मेंटेन करने के लिए। किसको मेंटेन करने के लिए? हेमियोस्टेटिस के मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा क्या? नहीं करेगा। स्केलेटल सिस्टम करेगा क्या? नहीं करेगा। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम करता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो प्ले रोल होता है वो कहाँ से होता है? नर्वस सिस्टम से होता है और एंडोक्राइन सिस्टम से होता है। तो जो नर्व होते हैं वो करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि द नर्व सिस्टम प्रोवाइड द क्विक कंट्रोल। ये क्या करते हैं? क्विक कंट्रोल करते हैं। वाइल द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन यूजिंग हार्मोन्स। ये किस लिए होते हैं? कि यदि आप कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं किसी भी हार्मोन्स को, उस टाइम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ही रोल अदा करता है। किसमें? विच सिस्टम पार्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग होम्योस्टेटिक्स। इतना याद रखना है इस पॉइंट को। द बेसिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज द। कहने का मतलब यह है कि द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द किसको कहते हैं? टिश्यू को कहते हैं क्या? ऑर्गन्स को कहते हैं क्या? सेल को कहते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स को कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला ही होगा। क्या होगा? सी वाला होगा। क्योंकि द बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे छोटी इकाई, यूनिट, यूनिट यानी क्या होती है? इकाई। लाइफ किसको कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। क्या है? सेल है। क्योंकि ये समझने की जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? सेल है, याद रखना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग होते हैं, जो जीवित होती हैं, उसमें क्या बनता है? सेल बनता है। और सेल से एवरी फंक्शन ऑफ बॉडी अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द सेलुलर एक्टिविटी से ही होती है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी कंपोज्ड कंपाउंड होता है? तो यहाँ पे प्रोटीन ओनली, लिपिड है, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स है। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें कंपोज्ड क्या क्या होता है? तो फास्फोलिपिड होते हैं एंड प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। ध्यान देना है कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन दोनों पाया जाता है, क्योंकि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलो द फ्लूइड मोसिक मॉडल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लूइड मोसिक मॉडल होते हैं, जो कि कंस्टिटेंटिंग ऑफ द फास्फोलिपिड बाइलेयर विथ द इम्बेडेड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन ही पाया जाता है इसमें। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इतना याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे, यानी कहने का मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस सेल के नाम से क्यों जानते हैं? क्या कारण है? कि सिंथेसाइज्ड प्रोटीन से हुआ है, कि स्टोर जेनेटिक मटेरियल से होता है, कि प्रोड्यूस एसीपी यानी कंट्रोल सेल डिवीजन। ये क्या करता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है हमारे शरीर में एनर्जी देती है। क्या देती है? एनर्जी देती है। एनर्जी को हम एटीपी बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। तो प्रोड्यूस एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे शरीर में क्या करती है?
प्रोड्यूस करती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लाइक दैट एटीपी, यानी एटीपी को करती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी, ये क्या करती है, एटीपी को जनरेट करती है। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, थ्रू द सेलुलर रिस्पायरेशन, किसके द्वारा, सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा। यहाँ पे देखते हैं कि राइबोसोम आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन, राइबोसोम में कौन सा ऐसा एक कंपाउंड है कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, लिपिड है कि प्रोटीन है कि एटीपी बनते हैं या फिर सेल डिवीजन होता है। तो करेक्ट आंसर जो राइबोसोम होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, किसकी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ पे देखेंगे राइबोसोम ट्रांसलेट mRNA यानी मैसेंजर आरएनए टू सिंथेसाइज प्रोटीन से होता है, बीच आर एसेंशियल फॉर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर फ्रॉम द पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट, कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर होते हैं फ्रॉम पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके कारण क्या है, बिकॉज क्यों, किसके कारण होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, रिक्वायर्ड एटीपी, किसके कारण से होगा, एटीपी के कारण से होगा, यानी आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी, कहने का मतलब कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, आपको इधर करना है तो इसमें एनर्जी तो होनी चाहिए, यानी एटीपी होना चाहिए कि नहीं। जब तक एटीपी नहीं होगा, जब तक यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, पैसों के पास पहुंच सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ध्यान देना है कि रिक्वायर्ड एटीपी होती है जब कोई भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर करता है फ्रॉम पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ, तब क्या होता है, रिक्वायर एटीपी की जरूरत होती है। मेटोसिस इज इम्पोर्टेंस फॉर, यानी जो मेटोसिस होती है सेल डिवीजन की एक प्रोसेस होती है जिसे हम मेटोसिस बोलते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का करता है या फिर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम का करता है, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर करता है या फिर जेनेटिक वेरिएशन काज करता है। तो इसका जो मेटोसिस है ये करता है ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, ये क्या करता है, सेल को ग्रोथ करेगा और टिश्यू को रिपेयर करेगा, इतना याद रखना है। कि यहाँ पे देखिए छोटी सी पॉइंट में लिखा हुआ है कि मेटोसिस प्रोड्यूस आइडेंटिकल सेल, मिटोसिस प्रोड्यूस क्या करते हैं, आइडेंटिकल सेल हेल्पिंग इन ग्रोथ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी सेल, इतना पॉइंट याद रखना है बेटा। मियोसिस रिजल्ट इन, यानी कह रहे हैं कि मियोसिल का रिजल्ट क्या होता है, टू डाइपोल सेल, फोर डाइपोल सेल, टू हैप्लॉइड सेल एंड फोर हैप्लॉइड सेल। जो हमारा मियोसिस होता है, तो मियोसिस जो है फोर एप्लॉइड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, फोर हैप्लॉइड सेल होते हैं, इतना याद रखना है, क्या होते हैं, फोर हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। मियोसिस प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड गैमेट्स प्राप्त करते हैं, जो कि ईच विद द हाफ द क्रोमोसोम नंबर्स एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पॉसिबल होते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग होता है ये, नहीं तो नहीं होता। टाइट जंक्शन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, कह रहा है यहाँ पे टाइट जंक्शन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट के लिए, स्ट्रॉन्ग एडहेशन के लिए, या फिर प्रिवेंटिंग लीकेज बिटवीन सेल, या फिर सेल कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग लीकेज बिटवीन सेल, ये क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग लीकेज को देखते हैं किसके अंदर, बिटवीन सेल यानी दो सेलों के बीच में, जैसे टाइट जंक्शन सीट सेल टुगेदर प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन एपिथेलियल सेल्स, क्या करते हैं, बिटवीन एपिथेलियल सेल। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गैप जंक्शन अलाउ सेल टू, यानी जो गैप जंक्शन होता है अलाउ टू सेल किसके लिए होता है, प्रिवेंट डिसफंक्शन के लिए या फिर एक्सचेंज आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो गैप जंक्शन है वो किसके लिए होता है, एक्सचेंज आयन के लिए, किसके लिए, एक्सचेंज आयन के लिए एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, क्या, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो देखिए गैप जंक्शंस फॉर्म channels between cell allowing direct
डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। ये जो मोस्टली हाईलाइट में दिए गए हैं ना, इसको याद रखना है आपको। किसमें, जो हाईलाइट में दिए गए हैं इसे याद रखना है कि होता क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। पेनक्रियाज सिग्नलिंग अफेक्ट, पेनक्रियाज का जो सिग्नलिंग अफेक्ट होता है वो क्या होता है, सेम सेल होता है या फिर डिस्टेंस ऑर्गन्स में होता है या फिर नाइट वार्निंग सेल्स के लिए होता है या फिर इंटायर बॉडी के लिए होता है। तो करेक्ट इसका आंसर जो है नाइट, नए वार्निंग के लिए होता है। क्या, नए वार्निंग सेल्स के लिए होता है। पेनक्रियाज सिग्नल्स एक्ट ऑन द नियर बाई सेल, क्या होता है, नियर बाई सेल्स मीन्स आप याद रखिएगा नियर बाई सेल यानी नए वार्निंग सेल्स होते हैं, नॉट एन डिस्टेंस टारगेट लाइक एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो इसको याद रखिएगा कि इसके मीन्स ये होता है। अब देखते हैं कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग यूजेस, यानी जो एंडोक्राइन होते हैं उसका सिग्नलिंग यूजेस क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या फिर एंजाइम होते हैं या फिर हार्मोन्स होते हैं या फिर लोकल मेडिएटर्स होते हैं। तो जो एंडोक्राइन होता है वो क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। वहां से क्या सिग्नलिंग होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स आल्सो नॉन एज स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स को हम क्या कह सकते हैं, स्टेरॉइड कह सकते हैं। तो देखिए हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट ऑन द डिस्टेंस टारगेट ऑर्गन्स। ये क्या करते हैं, जिस ऑर्गन्स को जिस हार्मोन्स की जरूरत है, जिस रिसेप्टर पे है, वो ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से उस टारगेट ऑर्गन तक। सिनेप्टिक सिग्नलिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी जो सिनेप्टिक सिग्नलिंग होती हैं उसका कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल होता है या फिर मसल्स फाइबर्स होते हैं कि न्यूरॉन्स होते हैं कि ब्लड सेल्स होते हैं। तो जो सिनेप्टिक सिग्नलिंग होते हैं वो सिनेप्टिक सिग्नलिंग में याद रखना है कि क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। बिकॉज क्योंकि न्यूरॉन्स कम्युनिकेट यूजिंग, जब न्यूरॉन को हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस टाइम यूज क्या होता है, सिनेप्टिक सिग्नलिंग बाय द न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से होता है। टिश्यू इज डिफाइन एज, यानी टिश्यू को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, टिश्यू है का ग्रुप ऑफ ऑर्गन है क्या, नहीं है, ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल परफॉर्मिंग अ फंक्शन, ठीक है। यानी अभी हमने बताया था कि सबसे पहले क्या बनता है, सेल बनता है और कई सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनता है। कई सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि अ टिश्यू इज डिफाइन एज, टिश्यू को डिफाइन करिए तो अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल, यानी कहने का मतलब कि अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल, यानी जो सेल होते हैं उनका ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, जो कि परफॉर्मिंग अ फंक्शन, ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में जो फंक्शन होते हैं उनको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अच्छे से पहले समझा देते हैं हम तभी बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू प्राइमरली फंक्शन इन, यानी कहने का मतलब ये है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसकी प्राइमरली फंक्शन क्या है इसके अंदर, पहला है मूवमेंट, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। थर्ड इज इम्पल्स कंडक्शन एंड सपोर्ट। तो हमारे पास यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यूज प्राइमरली फंक्शन होते हैं उसका ये है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन अदा करता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करता है और सेक्रेशन की प्रोसेस करती है। देखिए एपिथेलियल टिश्यू लाइन सरफेस इन द स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, याद रखना है। दुनिया का कोई भी किसी भी जीव में कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हो सबसे पहले क्या करता है, प्रोडक्शन को प्रोवाइड कराता है, सॉरी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन के साथ उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है और सेक्रेशन करने की भी क्षमता रखता है। ब्लड इज क्लासिफाइड एज, यानी आप ब्लड को क्लासिफाइड में कन्वर्ट करें। ब्लड को क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं, मसल्स टिश्यू होते हैं क्या ब्लड, नर्वस टिश्यूज होते हैं क्या, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं क्या। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड मस्कुलर से नहीं, ब्लड क्या होता है पूरे बॉडी में एक एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड का है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। याद रखिएगा कि व्हाट इज ब्लड,
ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है दैट ट्रांसपोर्ट गैसेस, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वास्ट, ये क्या सारी चीज प्रोसेस करती है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि विच मसल्स टिश्यू इज इनवॉल्यूंटरी एंड स्ट्रेट। जो इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? स्केलेटल होते हैं क्या? स्मूथ होते हैं क्या? कार्डियक होते हैं क्या? वॉलेंट्री होते हैं क्या? तो देखिए यहाँ पे इनवॉलेंट्री पूछा गया है, तो यहाँ पे ये होगा नहीं, स्केलेटल होगा नहीं, स्टमक होगा नहीं। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है एंड स्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, ये मैं बता रहा हूँ कि देखिए कार्डियक मसल्स सो स्ट्रेट सन्स, जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्ट्रेशनल करते हैं, बट वर्क इन इनवॉलेंट्रियलिटी होती है इसमें। तो ये इसमें क्या होगा? कार्डियक आएंगे, कार्डियक टिश्यू या फिर कार्डियक मसल्स आते हैं। नर्वस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर, नर्वस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर किसके लिए होता है? सपोर्ट करता है क्या? ट्रांसपोर्ट करता है नर्वस इंपल्स को या फिर सेक्रेशन करता है? तो नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? नर्व होते हैं। तो नर्व इंपल्स को क्या करता है? ट्रांसमिशन करता है, एक दूसरे को ट्रांसमिशन करता है, यानी टिश्यू एक दूसरे से ट्रांसमिशन होगा। नर्वस टिश्यू एनेबल communication and coordinations by the transmitting इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये क्या होते हैं? एक ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है? एक बल्ब है, यहाँ पे क्या है? एक बल्ब है, और यहाँ पे क्या है? स्विच है। तो जो इसमें तार होते हैं क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू का काम करते हैं, जो नर्व का होते हैं कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, स्विच को ऑन करोगे तो ये बल्ब यहाँ पे क्या हो जाता है? जल जाता है। क्लियर? तो ये प्रोसेस यहाँ पे कुछ इस तरह से होती है, ये ध्यान देना होता है। यदि आप अच्छे से देखेंगे वीडियो को तभी समझ में पाएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो मेनली स्टोर कहाँ पे होते हैं? यानी जो एडिपोज टिश्यू होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है? प्रोटीन में होता है, मिनरल्स में होता है, फैट में होता है, ग्लाइकोजन में होता है। तो जो एडिपोज टिश्यू होता है वो किस में होता है? फैट में होता है। किस में होता है? फैट में होता है। तो देखिए एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं स्टोर कहाँ पे होते हैं? फैट में होते हैं, जो कि प्रोवाइडिंग एनर्जी, ये क्या कराते हैं? प्रोवाइडिंग एनर्जी को प्रोड्यूस कराते हैं, यानी बढ़ाते हैं। ठीक है? इंसुलेशन एंड द प्रोटेक्शन की प्रोसेस भी करते हैं ये लोग। ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं कि कार्टिलेज इज बेस्ट डिस्क्राइबेज, यानी जो कार्टिलेज होता है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कार्टिलेज है क्या? तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्या? है? नहीं है। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है क्या? हाँ है, ये तो 100% ही होगा। देखिए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं, लूजेस्ट कनेक्टिव टिश्यू नहीं। कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब होता है सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग करता है एक दूसरे को कनेक्टिव टिश्यू में। तो एक जो हड्डियां होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, स्ट्रांग होती हैं। देखिए कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या करता है? कार्टिलेज जो होता है सपोर्ट करता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, स्पेशली इन जॉइंट। कहाँ पे? स्पेशली इन जॉइंट। इतना याद रखना है, किस में होता है? जॉइंट में होता है। विच टिश्यू हैज द हाइजेस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी, यानी वो कौन सा टिश्यू है जो कि हाइजेस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी को प्रोवाइड कराता है? मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, एंड कार्टिलेज टिश्यू है। तो इसमें याद रखना है कि हाइजेस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी किस में होती है? वो होती है किस में? एपिथेलियल टिश्यू में। किस में होती है? एपिथेलियल टिश्यू में। तो एपिथेलियल टिश्यू रीजनरेट्स रैपिडली ड्यू टू हाई मेटो हाई मेटोटिक एक्टिविटी, ये क्या करती है? हाई मेटोटिक एक्टिविटी को प्रोवाइड कराती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एपिथेलियल टिश्यू। क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्राइन क्या है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग रिफर टू सिंगल दैट,
कहने का मतलब ये है कि जो ऑटोक्राइन होता है सिग्नलिंग करता है, किसको रिफर करता है, एक सिंगल को करता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर इज ऑन द सेम सेल द सेक्रेटेड इट। इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से यही होगा, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी लिया है कि ऑटोक्राइन सिग्नल इन द सेल रिलीज अ सिग्नल दैट बाइंड टू इट्स ऑन रिसेप्टर। कहाँ पे? इट्स ऑन रिसेप्टर कॉमनली सीन इन द इम्यून रिस्पॉन्स एंड कैंसर सेल, लाइक दैट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है एंड कैंसर सेल्स के लिए भी ये होता है। कौन सी? यहाँ पे सेलुलर सेक्रेशन जो कि सेव होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। देखिए, कॉन्टेक्ट डेवलपमेंट, कंटेंट डिपेंडेंट सिग्नलिंग रिक्वायर्ड। जो कंटेंट डिपेंडिंग होता है वो किसके लिए होता है? इसमें डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन सेल किससे होता है? डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन सेल से होता है। और सेकेंड मैसेंजर इन सेल सिग्नलिंग इज, यानी कहने का मतलब कि सेकेंड मैसेंजर या फिर सेकेंड मैसेंजर इज सेल सिग्नलिंग कौन है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? CAMP। क्या रहेगा? CAMP। यहाँ पे देखते हैं कि सेकेंड मैसेंजर लाइक CAMP, कैल्शियम एंड IP3 transmit the signal inside the cell after receptor activation. रिसेप्टर फॉर स्टेरॉयड हार्मोन्स आर यूजुअली लोकेटेड। कहने का मतलब ये है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, किस जगह पे होते हैं? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। कहाँ पे होते हैं ये? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में होते हैं। देखिए, स्टेरॉयड हार्मोन्स आर लिपिड सोल्यूबल। स्टेरॉयड जो हार्मोन्स हैं वो क्या है? एक लिपिड सोल्यूबल हैं, जो कि दे क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। एक इस पे होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पे देखिए सिग्नल एम्प्लीफिकेशन मीन्स, यानी जो सिग्नल एम्प्लीफिकेशन होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ये है कि वन सिग्नल प्रोड्यूस एम्प्लीफिकेशन, जिससे आप समझ रहे होंगे एम्पलीफायर वो क्या करता है? एम्पलीफायर का मतलब होता है कई साउंड को वो बजा देता है। जो एम्पलीफायर होता है ना, मिक्सर जो होते हैं एम्पलीफायर, वो कई साउंड को एक साथ बजा देते हैं। इसी तरह से जो सिग्नल एम्प्लीफिकेशन होता है, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, वो एक साथ कई रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे वन सिग्नल प्रोड्यूस मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी एक सिग्नल क्या कर सकता है? मल्टीपल रिस्पॉन्स को कर सकता है। अब यहाँ पे है लाइसोसोम कंटेन। लाइसोसोम में क्या कंटेन होता है? लाइसोसोम में यह होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। बाकी ये कुछ नहीं होते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे हमारा भोजन का पाचन अच्छे तरीके से होता है। लाइसोसोम परफॉर्म्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये किसके लिए यूज किया जाता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए किया जाता है, यूजिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। किसके माध्यम से? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के माध्यम से। देखिए, गोल्जी apparatus इज मेनली इन्वॉल्व इन। कहने का मतलब ये है कि जो गोल्जी apparatus है, और इसी गोल्जी apparatus को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग के लिए। जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग होती है। किसमें? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। प्रोटीन सिंथेसाइज इन द RER, यानी RER मॉडिफाई सॉर्टेड एंड पैकेज्ड बाय द गोल्जी apparatus। एक इसमें होते हैं, गोल्जी apparatus में ही होता है। हर किसी की अलग अलग फंक्शन है, कोई भी फंक्शन एक जैसे। रफ एंडोप्लाज्मिक, देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इज एसोसिएट विथ, कहने का मतलब यह है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विथ यहाँ पे है प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें भी क्या हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन, कहने का मतलब ये है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो उसमें लिपिड की सिंथेसिस इन्वॉल्व होती है। किसकी सिंथेसिस इन्वॉल्व होती है, लिपिड की होती है, जो कि SCR सिंथेसाइज द लिपिड एंड द स्टेरॉइड एंड एच इन्वॉल्व एंड डिटॉक्सिफिकेशन, क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन। साइटोस्केलेटन हेल्प द सेल इन, जो साइकोस्केलेटल होते हैं उसका हेल्प क्या होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो उसका अंदर ये होता है कि सेल शेप एंड मूवमेंट, सेल का शेप बनाना एंड मूवमेंट करना। नेक्स्ट, द फेज ऑफ मिटोसिस वेयर क्रोमोसोम एलिगन एट द स्क्वेटर इज, यहाँ पे क्या मस्त क्वेश्चन है यार भाई, समझो रे कि द फेज ऑफ मिटोसिस वेयर, जहाँ पे क्रोमोसोम एलिगन हो एट द स्क्वेटर एज, क्या इक्वेटर एज, क्या बोल सकते हैं हम इसे इक्वेटर एज, क्या करते हैं मेटाफेज की प्रोसेस करते हैं, कहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर, कहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर। तो इन मेटाफेज क्रोमोसोम लाइन अप द मेटाफेज प्लेट, कहाँ पे होता है ये देखिए सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइड्स, जो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइड्स अकर ड्यूरिंग, इसके अंदर क्या होता है एनाफेज होता है, क्या होता है इसके अंदर एनाफेज होता है, जो कि ड्यूरिंग द एनाफेज क्रोमोनाटाइड क्रोमोनाटाइड क्रोमाटाइड, इसको हमारे यार बार बार थोड़ा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि एक्चुअली में आज मैं चश्मा नहीं लगाया हूँ ना प्रॉपर, एक तो ब्लर बर्ड हो जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है आरपी, पुल्ड ऑफ द अपोजिट पोल्स में होते हैं, पुल होते हैं किसमें अपोजिट उसमें। देखिए साइटोकाइनिन रिफर टू, कहने का मतलब है साइटोकाइनिन किसके लिए रिफर करता है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के लिए, साइटोकाइनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के लिए, किसके लिए साइटोप्लाज्म के लिए, साइटोकाइनिन कंप्लीट सेल डिवीजन बाय द डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म, ये क्या करता है डिवाइड करता है किसके लिए साइटोप्लाज्म के लिए। विच एपिथेलियल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन, तो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है जो स्पेशलाइज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा सिंपल कॉल्यूमनर टिश्यू, सिंपल कॉल्यूमनर टिश्यू होते हैं। देखिए स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस एपिथेलियल इज mainly फाउंड इन, ये क्या होता है mainly फाउंड इन इंटेस्टाइन में होता है, एल्वेओली में होता है, स्किन में होता है। तो जो स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाई जाती है फाउंड इन द स्किन में, चमड़ी में, कहाँ पाई जाती है स्किन या चमड़ी में पाई जाती है। एरियोलर टिश्यू इज क्लासिफाई, पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे कि एरियोलर क्लासिफाइड टिश्यू क्या है, एरियोलर मतलब एरिया, ऑलर टिश्यू इज क्लासिफाइड, इसका करेक्ट आंसर लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखिए एरियोलर टिश्यू बाइंड द टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, किसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी किस में आएगी लूज कनेक्टिव टिश्यू में आएगी, किस में आएगी लूज कनेक्टिव टिश्यू में आएगी। टेंडन्स कनेक्टेड, जो टेंडन्स होते हैं किससे कनेक्टेड होते हैं, तो टेंडन कनेक्टेड होते हैं हमेशा मसल्स टू बोन से, किससे कनेक्टेड होते हैं टेंडन मसल्स टू बोन से। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे एक बोन है, क्या है बोन है जिसके आजू बाजू मसल्स है, तो ये मसल से कनेक्ट है किससे टेंडन से, किससे कनेक्ट है टेंडन से कनेक्ट है, इसको हम बोलते हैं
टेंडन। देखिए अगला क्वेश्चन, लिगामेंट कनेक्टेड, लिगामेंट कहाँ से कनेक्टेड होता है? बोन टू बोन। कहीं पे बात आए कि लिगामेंट कनेक्टेड आर बोन टू बोन, जो बोन से बोन कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट सप्लाइड ज्वाइंट बाय द कनेक्टिंग बोन टू बोन। ये क्या होता है? बोन टू बोन से कनेक्टेड रहता है। द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जो मैट्रिक्स के अंदर ब्लड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो ब्लड सेल आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, द लिक्विड मैट्रिक्स क्या बनाते हैं? लिक्विड मैट्रिक्स बनाते हैं। सस्पेंडिंग, सस्पेंडेड ऑफ प्लाज्मा, किसको सस्पेंड करते हैं? ब्लड से करते हैं। बीच कनेक्टिव टिश्यू लैक्स ब्लड सप्लाई, यानी वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड सप्लाई करता है? और ब्लड सप्लाई कहाँ पे होता है, कैसे होता है और किस तरह से होता है जो कि अट्रैक्टिव होता है? वो कार्टिलेज के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? कार्टिलेज के थ्रू होता है। कार्टिलेज इज एवेस्कुलर, कार्टिलेज क्या है? एक एवेस्कुलर है जो कि विच इज वाई इट हिल्स स्लोली, जो क्या करते हैं? हिल्स करते हैं। कैसे? स्लोली में। अब यहाँ पे देखिएगा कि स्मूथ मसल्स इज फाउंड, सबसे स्मूथ मसल्स कहाँ पे पाई जाती है? हार्ट में पाई जाती है, लिम्फ में पाई जाती है, ब्लड वेसल पाई जाती है और डायफ्राम में पाई जाती है। तो सबसे स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लड वेसल्स कहलाती है। सबसे स्मूथ होती है जो कि स्मूथ मसल्स लाइन visceral organs and blood vessels and the involuntary. The functional unit of muscles fiber is, the functional unit of muscles fiber is क्या होता है? सर्कोमेरी। क्या होता है? सर्कोमेरी पाई जाती है। तो सर्कोमेरी इज द कंट्रैक्टिलाइट यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कंट्रैक्शन। ये किसके लिए होता है? मसल्स कंट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है ओ वर्ड। यहाँ पे देखिए न्यूरो न्यूरोलाइयल न्यूरोलाइयल सेल फंक्शन, यानी जो न्यूरोलाइयल सेल फंक्शन है वो क्या करती है? वो सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को। क्या करती है? सपोर्ट करती है न्यूरॉन को। इतना याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए माइलिन सेथ हेल्प इन, माइलिन सेथ हेल्प इन कहाँ होता है? फास्टर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कहाँ पे होता है? फास्टर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में होता है, जो कि माइलिन एक्ट एज एंड द इंसोलेटर। क्या है? इंसोलेटर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। आखिरी क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, यानी जो फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की, वो कौन सी है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, ओस्टर है और सर्कोमेरी है। तो फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट न्यूरॉन ही होगा। द न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो आज के वीडियो में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 को लेकर के। धन्यवाद।